नमस्कार दोस्तों, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं खुशखबरी बताने वाला हूँ, इससे भारत पूरी तरह से सुपर पावर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब कंट्री इमर्जिंग पावर बनती है, जैसे कि जापान इमर्जिंग पावर बना था, तब उसने अमेरिका के साथ डील की थी और बहुत सारे एक्सपोर्ट किए थे अमेरिका को, और उनकी जो जीडीपी है जापान की बढ़ गई थी। उसके बाद चाइना जब इमर्जिंग पावर बना, तब उसने भी ऐसा ही किया था कि अमेरिका के साथ डील की और अपने आप को ये किया। पर अमेरिका जब उसका फ़ायदा होता है तब तक ही वो देखता है, उसके बाद वो बंद कर देता है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने अमेरिका के साथ किए, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा मुनाफा ही भारत को अमेरिका से होता है। पर भारत ने ऐसा किया है कि जो 83 बाकी कंट्री है, इन अमीर मुल्कों में जैसे एक 10 रुपए की चीज़ बेचते हैं और वो बाकी 100 रुपए की चीज़ इन कंट्रियों में जाती है। जो अफ्रीकन कंट्री है वो लगभग 83 कंट्री है और बाकी छोटी मोटी कंट्री मिलाकर 100 कंट्री हो रही है। तो ये 100 कंट्री भारत को अपना लीडर मानती है, दिल से लीडर मानती है, और इनकी आवाज़ ये चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन G20 जैसे बड़े बड़े संगठनों में उठाए। क्योंकि दोस्तों, ये बड़े बड़े संगठन की जब मीटिंग होती थी पहले, तब इन छोटे देशों को ना तो कोई आवाज़ सुनता था, ना इनकी कोई बात मानता था, ना इनकी परेशानी का कोई हल निकाला जाता था। पर दोस्तों, जब से कोविड आया था, तो भारत ने लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री में वैक्सीन भेजी और लगभग 33 गरीब कंट्री को फ्री में वैक्सीन भेजी। और सबसे बड़ी बात, जिस ऐप्स को हमने बनाया था कोविड एप्लीकेशन के लिए, उस ऐप्स को लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रियों ने यूज़ में लिया। वो इतनी ज़्यादा जोरदार थी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर वो ऐप्स बनाई गई थी, और वो इतनी दमदार थी क्योंकि भारत आईटी के मामले में एक्सपर्ट है। क्योंकि आईटी के मामले में एक्सपर्ट कैसे हैं कि दुनिया की जो 160 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, उनके सीईओ इंडियन हैं और वो भारत से निकल कर गए हैं। तो भारत अब इन 83 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पहले चाइना करता था, तो चाइना मतलब उनकी ज़मीन हड़पने करता था, उनको गुलाम बनाने की नीति रखता था। तो भारत इन 83 कंट्री में अपना, जैसे बजाज है तो वहाँ पर सारे वाहन अब बजाज के अफ्रीकन के पास है, और सारे टाटा, महिंद्रा और इस प्रकार के पूरे मतलब अफ्रीकन देशों में केवल इंडियन के ही एक्सपोर्ट है। मतलब जो भी वाहन है या कोई हथियार है तो अब इंडियन ही है। बहुत सारी कंपनियां अब भारत से हथियार भी खरीद रही है। दोस्तों, मोदी जी ने मेक इन इंडिया चालू किया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें हम लगभग 5000 से ज़्यादा आइटम हम हथियार के खरीदते थे। हथियार के मामले में हम सुई भी नहीं बनाते थे। वो अब 5000 से ज़्यादा आइटम थे, वो अब हम भारत में ही बनाने लग गए। तो दोस्तों, आप देख लो कि जो हम 34,000 या 35,000 करोड़ के जो हथियार थे, वो अब भारत में ही बनाने लग गए। वो भारत का पैसा भारत में बच गया है। दूसरा खुशखबरी की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री एजुकेशन रिफॉर्म लाना चाहते हैं। ये दोस्तों इसलिए कि कोई भी देश अगर उसके पास जैसे एजुकेशन नहीं है तो आतंकवाद पनपता है और इस्लामिक कंट्री जैसे कट्टरवाद पनपता है। तो भारत नहीं चाहता कि इस प्रकार की दुनिया में मारामारी हो। भारत वासुदेव कुटुंब के नाम से G20 की मीटिंग कर रहा है और 183 कंट्री और जो बाकी कंट्री मिला के 100 से ज़्यादा कंट्रियों को भारत में एजुकेशन के लिए आह्वान कर रहा है। और मोदी जी ने ऐसा काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाता हूँ दोस्तों। जो हार्वर्ड अमेरिका की और एक्सपोर्ट लंदन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसमें जो बच्चे भारत के पढ़ते हैं वो अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फ़ीस लगभग 1-1, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ होती है। पर गरीब माँ का बेटा अगर वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का सपना देखे तो वो किस प्रकार पढ़ पाएगा। तो मोदी जी ने इन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को कहा कि आप कैंपस लगाइए। जैसे कनाडा को कहा कि आप कैंपस लगाइए, अमेरिका को कहा कैंपस लगाइए। मतलब भारत के लोग भी पढ़े और जो पढ़ सके, और भारत के बाहर से जो
देश हैं उनसे भी स्टूडेंट आके भारत में पढ़ सकेंगे। तो भारत के स्टूडेंट को ऑक्सफोर्ड के लेवल की एजुकेशन दी जाएगी और जो फैकल्टी होगी तो जिस प्रकार से स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा बाहर की फैकल्टी के साथ, विदेशी फैकल्टी के साथ तो भी पढ़ सकता है और भारतीय फैकल्टी के भी साथ पढ़ सकता है। एजुकेशन के मामले में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, मतलब अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, वहाँ के सब प्रोफेसर इंडियन है। एजुकेशन में हाईएस्ट साइंटिस्ट जो थेरेपी वगैरह या मनोवैज्ञानिक, उसमें भी इंडियन है। मतलब सब जगह एजुकेशन के मामले में इंडिया अब नंबर 1 बनता जा रहा है। एक आजकल कहावत है कि अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान है, लेकिन इंडिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में परसेंटेज बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। तो दोस्तों, मोदी जी ने इतना तगड़ा काम किया है और एक काम और किया है, जैसे हमारे यहाँ आईआईटी की जाती है और आईआईएम की जाती है, तो ये दूसरे कंट्री में मतलब यही एजुकेशन दी जाती है पर इसका नाम अलग होता है। तो हम आईआईटी भी दूसरे देशों में पहुंचा रहे हैं एजुकेशन, मतलब हम दूसरे देशों में भी कैंपस खोलेंगे और वहाँ हमारी फैकल्टी जाएगी और एजुकेशन दे के आएगी दूसरे देशों में। तो दोस्तों, भारत वापस से विश्व गुरु बनना चाहता है और विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। भारत एक इमर्जिंग पावर है, मतलब सुपर पावर है, और हमारे पास का पड़ोसी है वो अभी डूब रहा है, बैंकक्रप्ट की ओर है। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कब भी बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, उससे पहले आप ऐसा करो। उसके विदेश मंत्री को और रक्षा मंत्री को, जितने भी मंत्री हैं उनको कहा कि आप सब जगह जाकर भीख मांग के आओ, मतलब मांग के कुछ पैसा लाओ ताकि बैंकक्रप्ट होने से बच सकें। यह हालत पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान का कहना है कि अब भारत से दोस्ती करना चाहता है, पर भारत ने कहा कि जो हमारे इतने लोग मर रहे हैं सिविलियन, दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं और उन जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उनको भी बहला फुसला कर आतंकवादी बनाया जा रहा है। जो मासूम जनता है, जैसे कश्मीरी पंडित या कोई भी हिंदू सरकारी कर्मचारी, उसको बुरी तरह से गला रेत कर मारा जा रहा है इन आतंकवादियों के द्वारा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है क्योंकि अब बैंकक्रप्ट हो रहा है और भारत से सस्ती चीज़ लेना चाहता है। दोस्तों, एक न्यूज़ बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे कि भारत हम कितने सुखी हैं। यहाँ पाकिस्तान में आटे की कमी के कारण जो सरकार की तरफ से आटा लाया गया था, उस आटे में मतलब वो भी पैसा लेके दे रहे थे, आटा भी फ्री में नहीं दे रहे थे सरकार भी, पर उस भगदड़ में आदमी मर गए आटा लेने में। और आप सोच सकते हो कि एक दूसरे को आटा लेके बोरियां खींच रहे, तो आप सोच सकते हो अब उनके लिए लग्जरी आइटम रोटी हो गया है, मतलब आदमी एक रोटी 50 रुपए की हो गई है। तो आप सोच सको कि एक सादी रोटी मतलब बिल्कुल पतली दुबली बना के वो 50 रुपए की रोटी हो गई और एक आटे का कट्टा 5 या 10 किलो का 3000 रुपये का हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ से मतलब वो भोजन कर पाए। तो पाकिस्तान की ये हालत हो रही है और पाकिस्तान आतंकवाद से खुद पीड़ित हो रहा है। पाकिस्तान में टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान हमला कर रही है, पाकिस्तान में जगह जगह बम ब्लास्ट कर रही है। उसके बावजूद और पाकिस्तान ने के मौलाना एक फतवा जारी किया है कि अब कोई इससे मतलब जिहाद चालू नहीं करेगा, यहाँ के कोई जिहाद चालू कर देते हैं ये। तो इन्होंने फतवे में लिखा कि जो राज्य का सर्वे सर्वा होगा वही जिहाद कर सकता है। तो हिपोक्रेसी देखिए कि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को खिला पिला के बिठा रखा है पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम को, ये भारत को सौंपते नहीं हैं और इस प्रकार से ये खुले घूम रहे हैं। इन्होंने टीआरए करके अलग ग्रुप बना दिया लश्कर-ए-तैयबा का और इस प्रकार से ये आतंकवादी भेज रहे हैं। दोस्तों, तो भारत की जो डिफेंस फोर्स के लिए राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, उनको मतलब जो जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल हथियार मंगवाए गए हैं। पहले बुलेट प्रूफ सूट नहीं थे, अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट और उनके बुलेट प्रूफ हेलमेट, उसके बाद राइफल भी नई अमेरिका से मंगाई गई 6 और राइफल, और जो पुरानी राइफल है वो हटा दी गई और चीनी बॉर्डर पर भी इसी प्रकार किया जा रहा है। दोस्तों,
एजुकेशन के मामले में जिस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा कि अब पाकिस्तान को भी एडमिशन मिलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को एडमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आता है वो आतंकवाद फैलाता है। तो दोस्तों, ये अगर एजुकेशन रिफॉर्म हो जाएगा, मतलब होना ही है, मोदी जी कर रहे हैं तो, और वो जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भारत में आके कैंपस खोलेगी, और भारत में जो फीस तय होगी, मतलब वो एक साधारण आदमी पढ़ पाएगा। तो वो हमारे वैसे ही इतने स्टूडेंट हैं, और भी स्टूडेंट ऐसी एजुकेशन लेंगे तो भारत कहाँ का कहाँ जाएगा। पाकिस्तानी सोच के रह गए, पहले ही इंडियन सब जगह, मतलब हम मज़दूर नहीं है। पाकिस्तान जैसे सऊदी अरब से पैसे आते हैं पाकिस्तान के, तो मज़दूर वर्ग के आते हैं, भारत के इंजीनियरों के आते हैं। और अमेरिका में पाकिस्तान मजदूरी करता है, तो अमेरिका में भारतीय कोई साइंटिस्ट है, कोई IIT है, कोई बिजनेसमैन है, मतलब फकीर चंद का कोई काम नहीं है वहाँ पर। भारतीय हमेशा सफल है। और दोस्तों, अब डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी जी ने क्या किया, जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया। प्रवासी भारतीय मतलब जो विदेशों में रह रहे हैं पर वो है भारत के, उनके लिए। तो वो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि भारत पर प्रतिबंध लगने वाला था, और अमेरिका के एक सांसद है वो है भारतीय है, तो उन्होंने फिर अमेरिका पर दबाव डाल के वो प्रतिबंध नहीं लगा फिर। तो जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत मतलब करीब आना चाहते हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत अब पूरी दुनिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि टैक्स का आप कितना भी माल एक्सपोर्ट करो और वो कितना भी एक्सपोर्ट करें, दोनों कंट्री आपस में टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने, तो ज़बरदस्त मतलब उछाल आया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, मतलब जो उनकी डील थी वो बिलियन में पहुंच गई। तो जर्मनी और जापान भी आश्चर्यचकित रह गए, इंग्लैंड भी रह गए। पहले तो ये मना कर रहे थे कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, पहले वो बैंक है वो लाओ, हमारे को डिटेल दो। भारत ने कहा हम हमारी बैंक की डिटेल हम किसी को नहीं देते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हो तो करो, मत करो मस्त रहो। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भारत के पीछे घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एजुकेशन का काम तो हो रहा है। दूसरी खबर दोस्तों चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना में दोस्तों कोविड के कारण इतने पहले तो उनको क्या किया कि चाइना में उनको ध्यान हटाने के लिए भारत के तवांग क्षेत्र में चाइनीज़ घुस गए थे। तो भारत के सैनिकों ने डंडों से पीट पीट कर उनको भगाया। तो वो क्या करते हैं, जब अपना संभाल नहीं पाते देश, इस प्रकार के जो तानाशाह होते हैं शी जिनपिंग की तरह, शी जिनपिंग तीसरी बार प्रधानमंत्री खुद के ही एक नियम को प्रस्ताव पारित करके बना है। तो सेना को उसने यहाँ भारत में यह कर दिया ताकि लोगों में देशभक्ति जागे और मतलब आपस में नहीं लड़े और सरकार के खिलाफ नहीं हो। मतलब इस प्रकार से नेता ध्यान भटकाते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए भारत की तरफ हमला करवा दिया, तो भारत ने तो पिटाई कर दी। फिर इन्होंने ताइवान की तरफ किया, तो ताइवान भी इनका इलाज करने के लिए तैयार है। दोस्तों, तो चीनियों में क्या हो रहा है कि चीनियों ने भारत का मजाक उड़ाया था तब जब भारत में कोविड था। अब चीनियों की यह हालत हो गई है कि पहले तो इनको घर को वेल्डिंग करके इनको लॉकडाउन में बंद रखा, तो इस प्रकार एक घर में आग लग गई थी, तो सारे लोग जल गए। अब वो बाहर कहाँ जाए, गेट पे तो वेल्डिंग कर रखी है। तो इतने मतलब निर्दयी आदमी है। तो फिर लोग ये हो गए। कभी चाइना में तानाशाह राज है, कभी भी लोग सड़कों पर नहीं आते कि सरकार के खिलाफ एक पोस्ट नहीं कर सकते। आप वहाँ पर गूगल नहीं चला सकते, व्हाट्सअप नहीं चला सकते, फेसबुक ट्विटर कोई नहीं चलाता। आप सोच सकते हैं, वहाँ की सॉफ्टवेयर है, वहाँ की जो है वही चलाओ, मतलब दुनिया से कांटेक्ट नहीं होने देते। तो चाइनीज़ क्या है, एक जो हमारे यहाँ जेनरिक मेडिसिन होती है तो वो बहुत सस्ती होती है, और जो पश्चिमी देशों से मेडिसिन खरीदते हैं वो बहुत महंगी होती है। तो वहाँ एक मूवी बनी भारतीय के ऊपर, जो जेनरिक मेडिसिन, एक आदमी के कैंसर होता है और वो भारत से मेडिसिन खरीदता है और बच जाता है, तो उससे लोग प्रभावित हो गए भारत से और भारत को पसंद करने लग गए। तो शी जिनपिंग परेशान हो गया, मैं तो भारत से दुश्मनी कर रहा हूँ और ये कर रहे हैं। अब दोस्तों कोरोना लॉकडाउन बंद किया,
लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो लॉकडाउन बंद किया, तो अब लोग कोरोना इतना फैल गया और इतने लोग मर गए। मतलब चाइना इतना निर्दयी है कि बूढ़े लोगों का तो इलाज ही नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है खुला कि भाई बूढ़े लोग तो वैसे ही मरने वाले हैं, तो इनका इलाज करके क्या करें। तो ये हालत है। तो वो जवान का इलाज कर रहा है। तो अब वो आत्मदाह कर रहे हैं, तो मतलब जो मतलब उनकी चिता वगैरह जो क्रियाक्रम करना पड़ता है वो गलियों में कर रहे हैं। अब जगह ही नहीं है, अब कहाँ करें वो। मतलब अपने रिश्तेदारों को हर कहीं दफना रहे, हर कहीं जला रहे, इस प्रकार से काम चल रहा है चाइना में। तो चाइना फिर भी भारत से बहुत आगे है दोस्तों। अभी भारत रेस में चल रहा है, भारत को बहुत आगे बढ़ना है और भारत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है दोस्तों। हथियार के मामले में भारत अब हेलेना मिसाइल, दोस्तों हेलेना मिसाइल क्या है, अमेरिका की एक मिसाइल है हेल फायर, जो उनके ड्रोन में लगी होती है और बहुत आतंकियों को मार देती है। वैसे ही भारत ने एक हेलेना मिसाइल जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो सके और टैंक वगैरह या कैंप को आतंकवादियों को उड़ा सके, वो मिसाइल बना ली भारत ने और बहुत दमदार मिसाइल है। तो उस मिसाइल से क्या होगा कि राजनाथ सिंह जी ने ऑर्डर दे दिया तो वो मिसाइल हमारे आर्मी को मिल जाएगी। दोस्तों हमारी मतलब सेना को इतना डेवलप और ये किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से लगाकर रोबोट्स टेक्नोलॉजी भी हमारी सेना को दी जा रही है। दोस्तों हमारी सेना ने लगभग 2000 ड्रोन के लिए RFI जारी की है। मतलब 2000 ड्रोन जो कामिकाजी भी होंगे और सर्विलेंस भी करेंगे। सर्विलेंस करते करते कहीं नज़र आएगा तो वहाँ बम भी डाल देंगे। तो इस प्रकार से अब भारत क्या कर रहा है, भारत की दुश्मनी है दोस्तों चाइना और पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को तो मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने और अजीत डोभाल और डॉक्टर जयशंकर ने निपटा ऐसे दिया कि पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया। पर पाकिस्तान ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन का एक गुटरेज अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन का, वो थोड़ा पाकिस्तानी प्रेमी है, मतलब इस टाइप का लोग। तो वह क्या हुआ कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कराई गई तो कोई देश आया तो नहीं, पर यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट की कि यार पाकिस्तान में फ्लड आए हुए हैं, मतलब बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में क्या लोग प्रभावित हुए। तो पाकिस्तान बाढ़ के बहाने भीख मांगने गया। तो वहाँ पर $100 मिलियन जापान ने दिए, $300 मिलियन फ्रांस ने दिए। जबकि ये क्या कहते हैं पाकिस्तानी, फ्रांस के लोग काफिर है, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं। पर जब इनसे पैसे लेते हैं तब इनको कुछ नहीं सोचता। और अमेरिका ने $100 मिलियन दिए और सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन दिया है, मतलब 3000 करोड़ रुपए दिए हैं। और इस प्रकार से लगभग मिला के $9 मिलियन हुए और भारत ने $9 मिलियन के राफेल खरीद लिए। तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम $9 मिलियन के पूरी मतलब भीख मांगने के लिए विदेश मंत्री से लगाकर हर मंत्री को साथ में ले गया शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो यह हालत है और वो कंपेयर करते हैं हर बार भारत से। तो भारत ने क्या किया, इस प्रकार से पाकिस्तान की फिल्म तो निपटने वाली है। पाकिस्तान लास्ट अब आतंकवाद भारत से दोस्ती करना चाहता है, पर भारत ने तो अब पिघलने वाले नहीं है मोदी जी ने। और वहाँ के एक पत्रकार ने लिखा कि मोदी जी पहले अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ के मतलब प्रोग्राम में डायरेक्ट आए थे और उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। पर उसके बाद पाकिस्तान ने पुलवामा कर दिया और उसके बाद पूंछ कर दिया। तो इस तरह से हमारे सैनिकों को मारते रहोगे, हमारे सिविलियन जो कश्मीरी पंडित हैं उनको मारते रहोगे, तो हमारे देश में एक बड़ी विडंबना है। ये नहीं कश्मीरी पंडित मर रहे हैं तो आप सोचते हो हमारे क्या लेना देना है। लेना देना है, वो हिंदू भाई हैं और वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ रहे, फिर भी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों उनके लिए अब मोदी जी ने क्या किया है, सबको बोला है कि राइफल दो उनको। तो किसी को तो 2 गोली वाली दी जा रही है, किसी को AK-47 दी जा रही है, पर राइफलें दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। डिफेंस विलेज करके एक प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आतंकवादी जो इनको घात लगा कर मार रहे हैं, तो ये भी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं, इनको छूट है, इन पर कोई अपराधी मुकदमा नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने ये काम किया है। और एक काम और जोरदार किया है दोस्तों, हमारे मतलब करोड़ों के पैसे तो हम पर्यटक आते हैं विदेशी, उनसे कमा लेते हैं।
तो मोदी जी गुजराती है, उनका दिमाग बिजनेस माइंड है, उन्होंने लगाया कि यार ऐसा करो कि एक क्रूज़ बना दो। तो एक गंगा विलास बना दिया क्रूज़। तो वो एक मतलब होटल और महल की तरह है। तो वो मतलब हर तरफ से होके गुजरेगा, जहाँ तीर्थ स्थल है, जहाँ मतलब पर्यटक जाते हैं वहाँ से गुजरता रहेगा और विदेशी लोग आएंगे और एंजॉय करेंगे। तो बनारस से मतलब काशी से होते हुए वो मतलब साउथ तक चला जाएगा। तो वो क्रूज़ जंगल का भी सैर करेगा। तो उनको मतलब ऐसी अट्रैक्शन की चीज़ें कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी बहुत सारी मीटिंगें तो जम्मू कश्मीर में रखवा ही रही है। और ये काम कितना ज़ोरदार हुआ है। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता था कि भारत कश्मीर में मुसलमानों को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, बलात्कार कर रहा है उनकी औरतों का, मतलब इस प्रकार के बदनामी हुई। तो भारत ने कि वहाँ 120 कंट्री के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पाकिस्तान इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो मोदी जी ने जानबूझ के मीटिंग वहाँ रखी। और दोस्तों एक काम और क्या किया, अब चाइना दुश्मन है तो मोदी जी ने कहा इसको कैसे निपटाएं। तो उसका चाइना का दुश्मन ढूंढा, वो है फिलीपींस और चाइना में दुश्मनी है। तो भारत और चाइना में दुश्मनी, तो भारत ने उसको हथियार दे दिए। एक तो ब्रह्मोस हथियार, अपनी मिसाइल बहुत ज़बरदस्त, वर्ल्ड में उसके मुकाबले कोई मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस। यह रशिया और भारत ने मिलके बनाई है। अपनी ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी मॉस्को नदी मिलके ब्रह्मोस बनाया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे दिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल से फटती जोरदार है पाकिस्तान और चाइना की। तो फटाफट चाइना ने मतलब छोटे मोटे जो भी मतलब भेंट कर सके फिलीपींस को ललचाने के लिए भेंट भेजी, बहुत सारी बसें भेज दी, जेसीबी भेज दी, मतलब इस तरह से उसको खुश किया। और फिलीपींस के प्रधानमंत्री को बुलाया, सब कुछ किया, पर फिलीपींस ने आने के बाद बता दिया कि नहीं, जो चाइना कर रहा है वो गलत है, हम भारत के साथ रहेंगे। तो ये मामला भी उल्टा पड़ गया। अब वियतनाम है, वियतनाम पर कब्जा करना चाहता है चाइना और ताइवान पर भी करना चाहता है। तो क्या हुआ कि वियतनाम को भारत ने 100 बम वगैरह और जो मिसाइलें हैं वो भारत देने लग गया वियतनाम को भी। तो एक तो हम हथियार भी बेच रहे हैं, उससे हम पैसे भी कमा रहे हैं, दूसरा अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं। मतलब अपने ही हथियारों से चाइना के पड़ोसी जब भी मामला होगा तो उसको निपटाएंगे। तो हम उनको हथियार भी ओरिजिनल मिल रहे हैं, नॉर्मल नहीं मिल रहे, क्योंकि वो हथियार चाइना के खिलाफ यूज़ होंगे। अब दोस्तों ताइवान पर चाइना हमला करना चाहता है। और ताइवान सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है, मतलब ज़बरदस्त। तो मतलब अब देख लो कि सेमीकंडक्टर के लिए चाइना इतना गिर गया कि अमेरिका से दुश्मनी लेके वो ताइवान पर हमला करना चाहता है। और जब जाके सेमीकंडक्टर मिलेंगे उसको। पर मोदी जी ने बिना हमला की उससे दोस्ती करके ताइवान से और सारी सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी भारत में ले आए। और अब सेमीकंडक्टर भारत में बन रहा है। तो माइंड तो है भाई, मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वियतनाम को भी हथियार बेच दिए और उसको भी बेच दिए फिलीपींस को। और वियतनाम ने जब अभी पिटाई की थी चाइना की भारत के आर्मी ने, हमारे देश के जो विपक्ष हैं बहुत सारे महामूर्ख हैं, वो चाइना पर सेना पर सवाल उठा देते हैं, जबकि ताइवान जैसा देश भारत की तारीफ कर रहा है सेना की कि बहुत ज़बरदस्त ठुकाई की है चाइना की और हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब दोस्तों मोदी जी लीडर बने 110 कंट्रियों के। तो गुयाना के प्रधानमंत्री है, मतलब मोमेडियन है, उन्होंने तारीफ की भारत की और इतने मतलब कहा कि भारत ऐसा महान देश है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमारी कोविड के टाइम पे मदद की थी और हम उसको भूल नहीं सकते। अब पाकिस्तान को लग रही ज़बरदस्त मिर्ची। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे कोई बुलाओ तो सही मीटिंग में, कम से कम आपका स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा। तो भारत ने कहा हमारा स्टैंडर्ड बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा। तो पाकिस्तान को बुलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दोस्तों 110 कंट्रियों को लोगों को बुला दिया है। ऐसा कभी किसी ने इतिहास में नहीं किया G20 की मीटिंग में। मतलब 20 कंट्री है तो लगभग 2-4 कंट्री को अलग से बुला लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कंट्री हो जाती। 20 तो है ही है, 10 अलग बुला देते, पर इन्होंने 110 से ज़्यादा कंट्री को
निमंत्रण भेज दिया। मतलब वर्ल्ड का कोई देश भारत से बिना मिले नहीं जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो हमारे को तेल खर्चा करके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ आएंगे तो हम उनके साथ डील कर लेंगे कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें या आप क्या बेचें। अब भारत क्या है कि रुपए के साथ दूसरी करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, जिससे भारत सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, जब देश सुपर पावर बनते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा स्टील यूज होता है और फैक्ट्रियाँ डलती है। तो भारत में रोज़ की एक कंपनी आ रही है, रोज़ की एक कंपनी आ रही है, और स्टील दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत खरीद रहा है। और आपको पता ही है, जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथा स्थान पे पहुंच गया। मतलब ऑटो मार्केट के मामले में, गाड़ियों के, कार के मामले में, ट्रकों के मामले में। तो अब मोरक्को को टाटा ने, एक और खुशखबरी है, मोरक्को को टाटा ने लगभग 92 मिलिट्री ट्रक दिए, खरीदे, मतलब मोरक्को ने भारत से। तो अब देश अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को छोड़कर अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। ये मिलिट्री ट्रक भी हथियार में ही आता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हथियार खरीदने से भारत की जनता को क्या फ़ायदा। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि हम हज़ारों क्विंटल गेहूँ पैदा करें और एक मिसाइल बेचें, उसका फ़ायदा और हज़ारों क्विंटल गेहूँ का फ़ायदा बराबर होता है। तो ये है मामला हथियारों के मामले में। हमने दोस्तों कल पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया था, जो पृथ्वी 2 का, वो सतह से सतह पर मार करने वाली 350 साढ़े 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, और उसका सफल परीक्षण हो गया है। वो पुरानी मिसाइल है, उसको मॉडिफाई किया गया है और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। भारत का एक और वेपन है, लेज़र वेपन, जो काली के नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों 5000 मेगावाट का है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। उसको एक बार क्या किया, सियाचिन में जाकर बर्फ़ के ऊपर चलाया, और उसको इंजन भी छोटा मोटा सप्लाई नहीं दे सकता। मतलब उसको इंजन एयरक्राफ्ट का इंजन ही सप्लाई देता है। तो इतनी सप्लाई से फिर वो लेज़र निकली, बर्फ़ के अंदर लगी, तो पूरा पहाड़, मतलब वो कहते हैं कि बाढ़ आ गई बर्फ़ की। तो उसमें पाकिस्तान के कितने सैनिक मर गए। उसको मिशन सफ़ेद सागर कहते हैं। तो काली वेपन हमारे साइंटिस्टों ने बनाया है। ये अभी तक ये इजराइल के पास है, पर इजराइल के पास 50 मेगावाट का छोटा है। और भारत अब दुर्गा 2 बना रहा है, जो मतलब 100 मेगावाट का हो, और वो किसी भी, तो वो क्या काम करेगा दोस्तों, उससे लेज़र निकलेगी। तो जैसे कोई एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन हमला कर रहा होगा, तो लेज़र निकलेगी और उसको ख़त्म कर देगी। तो ये खर्चा बहुत कम आएगा इसका। जबकि दोस्तों, हम अगर एक मिसाइल से, जैसे कोई मिसाइल आ रही है या कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है भारत की तरफ, अगर उसको मारने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकल के जाती है, तो वो मिसाइल 10 करोड़ या 15 करोड़ की होती है, बहुत महंगी मिसाइल होती है। और इधर अगर 100 मेगावाट की ये है, तो लगभग मतलब लाखों में निपट जाएगा। 1 लाख का खर्चा आ जाएगा, मतलब बिजली का, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब बहुत सस्ता है, और इसलिए इसका आविष्कार किया गया है। आविष्कार भारत में ट्रेनों का भी हो रहा है। भारत ट्रेन के मामले में मास्टरपीस बन गया है। श्रीलंका को डीजल इंजन बना के दे रहा है, दूसरे देशों को इलेक्ट्रिकल इंजन बना के भारत दे रहा है। और अभी जो बुलेट ट्रेन है, उसकी टेक्नोलॉजी भी जापान ने भारत को दे दी है। तो बुलेट ट्रेन भी भारत में ही बन रही है। और अब ट्रेन के मामले में कौन सी ट्रेन नहीं रही, वंदे भारत है, जो मतलब 180 से 200 किलोमीटर चलती है। अब वंदे भारत और भी आएगी, जो आगे स्पीड बढ़कर आएगी। तो ट्रेन के मामले में भारत नंबर 1 आ रहा है। हाइड्रोजन के मामले में भारत नंबर 1 आ रहा है। ऑटो मार्केट के मामले में भारत नंबर 1 आ रहा है। धीरे धीरे भारत इसी तरह सुपर पावर बनेगा। और मिलिट्री में भारत ने हथियार, एक तो दोस्तों हम हज़ारों करोड़ के हथियार खरीदते थे दूसरे देशों से, एक तो वो बच गए, ऊपर से हम उनको बेच रहे हैं जो अब कमाई हो रही है। हमने पहले लगभग 15,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, अब की बार 36,000 करोड़ से पहले 36,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, अब उससे ज़्यादा की आशा कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। उनका कहना है कि हम अब की बार और ज़्यादा हथियार बेचेंगे।
तो दोस्तों भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी की स्पीड से तय कर रहा है। भारत की जीडीपी रेट 7.7 से लगाकर 8% है। बाकी कंट्रियों में 1-2% चल रही है। भारत और चाइना, पर चाइना में कोविड आने के कारण पीछे मतलब रह गया। वैसे भारत से बहुत आगे है फिर भी। तो अभी भारत की जो जर्नी है वो दूर है। भारत के लोगों को और मेहनत करनी होगी, और हमारे साइंटिस्ट और हमारे भारतीय जो सेना के लोग हैं वो देश को मतलब स्टेबल बनाएंगे। दोस्तों सेना से क्या फ़र्क पड़ता है? सेना होगी तो दंगे फसाद नहीं होते हैं, तो हमारा देश तरक्की करता है, फालतू कामों में समय नहीं लगता है। अब पाकिस्तान में क्या है, एक आतंकवाद किया उसने, इसलिए बैंकरप्ट हो गया कि उसका समय उनकी सरकार का समय इस आतंकवादी को पकड़ने में, उसको छोड़ने में, उसको बात करने में ही निकल जाता है उनका टाइम। तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो सेना का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है देश को आगे बढ़ने में। फिर हमारी एजुकेशन का, और पूरी दुनिया में हमारे मिडिल क्लास के माँ बाप को दुनिया सल्यूट कर रही है और कह रही है कि यहाँ के भारत के लोग मतलब पेट काट लेंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे को पढ़ाने में पीछे नहीं रखते मिडिल क्लास परिवार के, चाहे उनके पास पैसे हो या नहीं हो, पर अपने बच्चे या बच्ची की खुशी के लिए उनको पढ़ाना कभी बंद नहीं करते हैं। तो भारत इस मामले में तो दुनिया सलाम कर रही है भारत को। तो दोस्तों एजुकेशन रिफॉर्म भी आपको पता चल गया, और किस प्रकार हथियारों के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, और किस प्रकार से पड़ोसी पाकिस्तान हमारा बर्बाद हो रहा है, और भी बर्बादी का कारण भारत ही है। भारत हम आतंकवाद नहीं करते, हम डिप्लोमेसी के जरिए ऐसी हालत करते हैं। अब ये पाकिस्तान को भीख मिली है, लास्ट भीख मिली है। इसके बाद इससे पाकिस्तान बचेगा नहीं, केवल 2-3 महीने आगे निकल जाएगा बस बैंकरप्ट में। बैंकरप्ट तो पाकिस्तान को कुछ है ही, होना ही है। दोस्तों देश कैसे बचते हैं? भारत भी 1993 के समय मतलब लोन लेना पड़ा था भारत को। तो भारत के औरतों ने सोना गिरवी रख दिया था उस समय सरकार के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात थी। और भारत ने उसके बाद कभी भी लोन नहीं लिया, कभी भी भारत ही नहीं। तो भारत एक्सपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं है। आप बात नहीं करो कि पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और यहाँ जो गाड़ी 5 लाख की है वही गाड़ी वहाँ 25 लाख की बिकती है। इतना फ़र्क है, क्योंकि वो यहाँ उनको 2 कंट्री का और आने जाने का टैक्स लगता है इसलिए। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद।